सोचो कि तुम एक अकेले नालायक और सबसे नाकामयाब आदमी हो जिसे उसके गांव में सबसे बेकार माना जाता है, लेकिन अचानक तुम्हें एक दूसरे दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। वहाँ तुम्हें एक बेकार सा कुकिंग पॉट मिलता है जो पहले तो बिल्कुल काम का नहीं लगता, पर जैसे जैसे तुम उस पॉट को लेवल अप करते हो वो मैक्स लेवल तक पहुँच जाता है और तुम्हें एक इमोर्टल बनने की ताकत मिल जाती है। और मैं बता दूं कि इमोर्टल इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग होते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, इससे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। कहानी की शुरुआत होती है एक अलग ही दुनिया से, एक ऐसी जगह जहाँ लोगों को कल्टीवेटर्स कहते हैं। ये लोग स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके सुपरनेचुरल पावर्स के मालिक बन जाते हैं। जो भी इंसान कल्टीवेशन के एकदम मैक्स लेवल तक पहुँचता है वो इमॉर्टल बन सकता है। लेकिन इस स्पिरिचुअल मैजिक की दुनिया में सबसे शक्तिशाली कल्टीवेटर बनने के लिए अपना लेवल बढ़ाते रहना पड़ता है, एक कल्टीवेशन प्रोसेस के जरिए। शुरुआत में हम दो इमॉर्टल्स को देखते हैं, ली और मे, जो एक फ्रेंडली चेस गेम खेल रहे होते हैं। मास्टर ली अपनी इस बोरिंग से लाइफ से परेशान है और एक पुराने एहसान के बारे में बात कर रहा होता है जो वो किसी इंसान का चुकाना चाहता है। उसने एक पुराने दोस्त से वादा किया था कि अगर कभी धरती से ब्लैक अगरबत्ती के जरिए कोई मैसेज आए तो वो उसके वंश को अपना स्टूडेंट बना लेगा। लेकिन हर बार जब वो अगरबत्ती जलता वो तुरंत बुझ जाता और इसी वजह से ली उसे सिर्फ मजाक समझ के छोड़ देता। लेकिन इस बार जब वो अगरबत्ती जला तो बुझने से पहले ही ली तय कर लेता है कि इस बार वो जरूर देखेगा कि धरती पर कौन उसके साथ मजाक कर रहा है। और इस तरह मास्टर ली 3 साल बाद पहली बार धरती पर आता है, हवा में उड़ता हुआ आराम से धरती पर लैंड करता है। यहाँ हम मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर से, एक अकेला और रैंडम लड़का जिसका नाम बाय है। वो एक पहाड़ के ऊपर खड़ा होता है और वही वो चिमकांडी है जो बार बार वो अगरबत्ती जलाता रहता है। ये 3 सालों में 13वीं बार है जब उसने ब्लैक अगरबत्ती जलाया है। लेकिन इस बार बाय ने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपना मैसेज इमॉर्टल्स तक जरूर पहुँचाएगा, चाहे उस रिचुअल की वजह से गाँव में बड़ा तूफान क्यों न आ जाए और बिजलियों की बारिश क्यों न हो। पहले की तरह भाग जाने के बजाय इस बार उसने हिम्मत दिखाई और वहाँ टिका रहा। पर नीचे गाँव के लोग गुस्से में है क्योंकि एक बार फिर से उसने तूफान को बुलावा दिया है। गाँव के लोग इमॉर्टल से प्रार्थना करते हैं कि वो बाय को ले जाए क्योंकि वो सिर्फ मुसीबत लाता है। लोग उसे सफेद लोमड़ी बुलाते हैं क्योंकि वो मुर्गियाँ चुरा के खा जाता है और बाकी लोग भूखे रह जाते हैं। सब लोग उस पर बहुत नाराज है। लेकिन बाय अपने लोगों में अकेला है जो एक बदलाव चाहता है। वो उनकी तरह एक नल्ला बेकार गाँव में रहने वाला इंसान नहीं बनना चाहता। लेकिन लोग उसके सपनों को पागलपन समझकर उसका मजाक उड़ाते हैं। उन्हें लगता है कि इमॉर्टल को मैसेज भेजना एक बिल्कुल बेकार कोशिश है। लेकिन उनकी प्रार्थनाओं के बाद भी गाँव के मुखिया सबको चुप रहने को कहते हैं और बाय के साथ अच्छा बिहेव करने को कहते हैं। वो याद दिलाता है कि बाय के माँ बाप उसके बचपन में ही मर गए थे और गाँव के लोग ही उसके परिवार जैसे बन गए थे। फिर भी वो लोग चाहते हैं कि इमॉर्टल्स बाय को ले जाए। कुछ समय बाद बाय थोड़ा हार मानने लगता है, लेकिन अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है और वहीं पर हम देखते हैं पहली बार के लिए एक फर्स्ट क्लास इमॉर्टल मास्टर ली को, जो धरती पर आता है बाय से मिलने के लिए। ली बताता है कि वो वही है जिसे बाय बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। फिर ली गुस्से में पूछता है, देख भाई तू करना क्या चाहता है? तू 2 मिनट के लिए अगरबत्ती जलाता है उसके बाद बुझा भी देता है। अबे 3 साल से तेरे चक्कर में दिमाग खराब होकर रखा है मेरा, कितना परेशान करेगा यार तू मुझे, तुझे चाहिए क्या? बाय ली से माफी मांगता है और बताता है कि उसके पूर्वजों ने उसे आदेश दिया था कि वो इमॉर्टल से संपर्क करे, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए उसे कल्टीवेटर बनना ही होगा और ली ही उसका गुरु बनेगा। बाय लगभग आधे घंटे तक गिड़गिड़ाता रहता है, तब जाके ली मान जाता है और कहता है कि बाय स्पिरिट वर्ल्ड जा सकता है और वहाँ उसका स्टूडेंट बन सकता है जहाँ वो कल्टीवेशन सीखेगा। लेकिन ली साफ कह देता है कि चाहे जितना भी मुश्किल हो बाय इस कल्टीवेशन प्रोसेस को बीच में नहीं छोड़ सकता और ना ही कोई शॉर्टकट ढूंढ सकता है। अगर उसे एक इमॉर्टल बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी जैसे बाकी इमॉर्टल्स ने की थी। बाय इस बात को मान जाता है और ली कहता है कि अब तुरंत निकलना होगा। लेकिन बाय कहता है कि जाने से पहले उसे एक इंसान से अलविदा कहना है, गाँव के मुखिया से, जिसे वो हमेशा अपना फादर जैसा मानता था। लेकिन जैसे ही गाँव वालों को पता चलता है कि बाय जा रहा है, पूरा गाँव एक बड़ी पार्टी रखता है और उसके जाने पर खुशियाँ मनाता है, यहाँ तक कि गाँव के मुखिया भी। सब लोग बहुत ही खुश थे कि बाय जा रहा है। जब बाय निकलता है तो वो गाँव वालों से कहता है, मैं जल्दी वापस आऊंगा, और ये सुनकर सबके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाय और ली स्पिरिट वर्ल्ड पहुंच चुके हैं। जब बाय पहली बार इस दुनिया को देखता है तो वो हैरान रह जाता है, ये जगह उसके लिए जादू जैसे है। लेकिन कुछ ही दूर पहुंचते ही ली अपने स्पिरिट शॉट से बाय को गिरा देता है और वो एक ऐसी जगह गिरता है जिसे फायर किचन कहते हैं। ली कहता है कि इसी जगह पर बाय अपना कल्टीवेशन सीखेगा। फिर ली एकदम हीरो की तरह स्टाइल में चला जाता है, अपने स्पिरिचुअल पावर्स का थोड़ा सा झलक भी देता है जिससे बाय इम्प्रेस हो जाता है। जब बाय गिरता है तो उसे चक्कर आता है और वो कंफ्यूज हो जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक बड़े इंसान से जिसका नाम होता है मिस्टर हाई, जो फायर किचन का हेड है। मिस्टर हाई कहता है कि अब से बाय यही ट्रेनिंग करेगा और वो उसका मेन स्टूडेंट बनेगा, और क्योंकि बाय इतना पतला और कमजोर है कि उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये बात एक और कमजोर
कमजोर स्टूडेंट जिसका नाम बाओ है सुन लेता है। वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसका सपना था फायर किचन में काम करने का। उसने मेहनत करके पैसा कमाया था इस जगह के लिए, लेकिन अब उस जगह पर इस नए लड़के बाई को ले लिया गया है। वो गुस्से में आके अपने स्पिरिट स्वॉर्ड से बाई पर अटैक करता है, लेकिन मिस्टर हाई तुरंत अपनी वाटर कल्टीवेशन पावर से अटैक को रोक लेता है और बाई को बचा लेता है। बाओ एक बार फिर से बाई पर अपने कल्टीवेशन पावर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर हाई तुरंत उसे रोक देता है और हवा में उड़ा के एक बाल्टी उसके मुंह पे मार देता है। ये सब करने के बाद मिस्टर हाई उसे धमकाता है कि या तो वो फायर किचन छोड़ दे या वो खुद उसे इस दुनिया से बाहर फेंक देगा और वापस उस गंदी जगह भेज देगा जहाँ से वो आया है। लेकिन बाओ मिस्टर हाई को मोटा गेंडा कहकर चिढ़ाता है और अपने नाक के बहते खून से एक स्पिरिचुअल बर्ड बना लेता है जो बाई के पीछे पड़ जाता है। ये बर्ड बाई के हाथ पर एक निशान बना देता है, एक स्पिरिचुअल स्टैम्प, जो बताता है कि बाओ ने बाई को एक फ्यूचर ड्यूएल के लिए ऑफिशियली चैलेंज किया है। अब बाई के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे ये चैलेंज एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और ये दोनों अब से राइवल्स बन जाते हैं। मिस्टर हाई बाई को कहता है कि जब तक वो फायर किचन के अंदर रहेगा वो उसकी सुरक्षा करेगा क्योंकि बाई अभी बहुत कमजोर है। वो बाई को कल्टीवेशन सीखने की सलाह देता है, लेकिन साथ ही वार्न भी करता है कि अगर बाई किचन के बाहर गया तो बाई उसे नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद मिस्टर हाई बाई को फायर किचन के अंदर ले जाता है, जहां वो उसे बताता है कि यहाँ स्पिरिचुअल खाना बनाया जाता है जो शरीर के अलग अलग पार्ट्स को अवेकन करता है। ये खाना कुछ बूढ़े कल्टीवेटर्स के लिए बनाया जा रहा है। किचन के दूसरे कुक्स बाई को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार इतना पतला स्टूडेंट देखा है। बाई सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसके बाद कुक्स उसे फायर किचन के कुछ जादुई हथियार दिखाता है जिनको बाई कल्टीवेशन के लिए यूज कर सकता है। बाई ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन जब मिस्टर हाई उसे उसके चॉइसेस सिखाते हैं तो बाई थोड़ा निराश हो जाता है क्योंकि सारे आइटम सिर्फ बर्तन होते हैं। बाई गुस्से में पूछता है कि वो जादुई हथियार कहाँ है, लेकिन मिस्टर हाई कहता है कि यही चीजें उसे चुननी पड़ेगी। वो समझाता है कि अगर बाई के पास फायर किचन का हथियार हो तो पूरा किंगडम समझ जाएगा कि वो फायर किचन का स्टूडेंट है और लोग उसे परेशान नहीं करेंगे। आखिरकार बाई एक पॉट चुनता है जो कछुए के शेल के जैसा दिखता है। सब लोग उस पर हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि ये पॉट हजारों सालों से यहीं पर पड़ा था और किसी ने भी इसे कभी नहीं चुना। किचन हॉल में लौटने के बाद मिस्टर हाई बाई के साथ बैठता है और उसे कल्टीवेशन के 10 बेसिक स्टेजेस के बारे में बताता है जो कंडेंसेशन कहलाती है। वो कहता है कि वो जितना हायर लेवल पहुंचेगा उतना ज्यादा टेक्निक्स बाई सीख सकता है और जब ये 10 बेसिक टेक्निक्स बाई मास्टर कर लेगा तब वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट वर्ल्ड में एंटर कर सकेगा। लेकिन इस फायर किचन में सभी नए स्टूडेंट्स सिर्फ 3 लेवल्स तक की कंडेंसेशन मेथड सीख सकते हैं। उसके बाद उन्हें इस जगह से बाहर निकलना पड़ता है और दूसरी जगह जाके अपना लेवल और बढ़ाना पड़ता है। बाई को याद आता है कि उसका राइवल बाओ इन दीवारों के बाहर उसका इंतजार कर रहा है और अब उसे अपने आप को बचाने के लिए कल्टीवेशन में ट्रेनिंग करनी होगी ताकि वो जीत सके और इस जगह में शांति से जी सके, जिसे पाने के लिए उसने इतनी मेहनत और इंतजार किया है। बाई तुरंत सारे स्क्रोल्स निकालता है और जितनी जल्दी हो सके उतना सीखने लगता है। लेकिन जब वो अपनी कल्टीवेशन पावर ट्रेन कर रहा होता है तभी उसे बाहर से एक अजीब आवाज सुनाई देती है और वो सोचता है कि कहीं बाओ तो नहीं आ गया उसे मारने। बाई तुरंत बाहर जाता है चेक करने के लिए, लेकिन पता चलता है कि वो सिर्फ किचन के कुक्स है जो चुपचाप सबसे अच्छा खाना खा रहे होते हैं, वो भी इस जगह का बेस्ट खाना। और ये देखकर बाई हैरान हो जाता है, लेकिन बाई को पता नहीं होता कि बाओ उसे ऊपर पहाड़ों से देख रहा होता है। इसी बीच किचन के कुक्स उसे अंदर ले जाते हैं और उसे भी खिलाने लगता है ताकि बाई किसी और को उनकी सीक्रेट के बारे में ना बता सके। जब सबका पेट भर जाता है तो वो बाई को सारी स्पिरिचुअल कल्टीवेशंस की रेसिपीज बताने लगता है और ये भी कि इमॉर्टल बनना कितना मुश्किल है। वो सब फायर किचन का खाना इतने सालों से खा रहे हैं लेकिन अपना रैंक बढ़ा नहीं पा रहे और धीरे धीरे बदसूरत मोटे लोग बन गए हैं। बाई ध्यान से सब कुछ सुनता है और अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। सबसे पहले वो अपने पॉट में एक स्पिरिचुअल चावल का दाना बनाता है। जैंग हैरान रह जाता है देख कर कि बाई ने इतनी जल्दी पहला की कंडेंसेशन लेवल अचीव कर लिया है। फिर वो बताता है कि रिफाइनिंग के 3 तरीके होते हैं, रिफाइनिंग वेपन्स, रिफाइनिंग एलिक्सर और स्पिरिचुअल रिफाइनिंग, और इन सब में से स्पिरिचुअल रिफाइनिंग सबसे रेयर होता है, सिर्फ कुछ ही लोग इसमें सफल हो पाते हैं। बाई सोचने लगता है कि क्या उसका वो चावल का दाना स्पिरिचुअल रिफाइन हुआ था और क्या उसका वो पॉट सही में एक डिवाइन हथियार है जो स्पिरिट रिफाइनमेंट कर सकता है। तभी बाई को पता चलता है कि बाओ अभी सिर्फ की कंडेंसेशन के 2nd लेवल पर है, इसीलिए वो और भी ज्यादा ट्रेनिंग करता है ताकि उसे डरकर जीना ना पड़े। फिर वो हैरान हो जाता है जब वो अपनी लकड़ी की तलवार को 2 बार स्पिरिट रिफाइन कर लेता है, लेकिन तभी उसका पॉट चमकने लगता है और उसके अंदर से कुछ खींचने लगता है। बाई को समझ आता है कि वो अपनी उम्र खो रहा है जब वो रिफाइनिंग कर रहा होता है और वो अपने पॉट से नाराज हो जाता है कि उसने उसकी मेहनत बर्बाद कर दी। बाई बाओ को जिम्मेदार मानता है उस इंटेंस ट्रेनिंग के लिए, लेकिन जैंग समझ आता है कि वो इजीली उसे हरा सकता है। फाइनली दोनों के बीच फाइट होते हैं और इस बार बाई जीत जाता है। बाई बाओ को दोष देता है अपनी उम्र खोने के लिए, लेकिन तभी बाई पर लगा वो स्पेल हट जाता है। सुपरवाइजर हैरान रह जाता है ये देखकर कि एक नए स्टूडेंट ने बाओ को हरा दिया है, लेकिन बाओ खुद सबको शॉक कर देता है जब वो बताता
बताता है कि बाय अब की कंडेंसेशन के लेवल 3 तक पहुंच चुका है। तभी एक एडवांसमेंट ट्रायल अनाउंस होता है उन सभी के लिए जो पार्टिसिपेट करना चाहता है। बाय सोचता है कि अब समय आ गया है कुछ बदलाव लाने का। फायर किचन डिसाइड करता है कि वो इस ट्रायल को इस बार जरूर जीतेंगे, लेकिन इसके लिए उनको एक परफेक्ट प्लान बनाना पड़ेगा। बाय उनके प्लान में शामिल हो जाता है क्योंकि कंपटीशन बहुत इंटेंस और थका देने वाला होता है। ट्रायल के लिए ग्रुप दिन रात ट्रेनिंग करता है, लेकिन जब एक्चुअल ट्रेनिंग आता है तो वो सोचते हैं कि ये उनके सोच से भी ज्यादा मुश्किल है। जैसे ही वो पहाड़ चढ़ने लगते हैं उनके मूवमेंट स्लो हो जाते हैं, लेकिन बाय पे इसका कोई असर नहीं होता। सुपरवाइजिंग डिपार्टमेंट का चैन पीछे रह जाता है और बस बेकार के धमकियां देता है। बाय सबसे खतरनाक जोन तक पहुंच जाता है जहां उसे ट्रायल का फाइनल हिस्सा पता चलता है, जो है कीचड़ में 5 लकड़ी के पिलर्स को कंट्रोल करना। जैन कहता है कि ये ट्रायल मुश्किल नहीं है, लेकिन बाय इसे हल्के में नहीं लेता। बाय बताता है कि वो आउटर सेक्टर के स्पॉट्स को 200 स्पिरिट स्टोन्स के बदले दे देगा, और वो एक मोटिवेशनल स्पीच देता है सपनों का पीछा करने और इमॉर्टलिटी के रास्ते की शुरुआत करने पर। एक आदमी रियलाइज करता है कि जब वो इमॉर्टल बनेगा तो उसे स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसीलिए वो अपने सारे पैसे बाय को दे देता है। ट्रायल का सुपरवाइजर सब कुछ रोक देता है और अनाउंस करता है कि वो लोग ट्रायल के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन बाय अपनी रूल्स की नॉलेज दिखाता है और रूल नंबर 386 सुनाता है, जिसके मुताबिक वो लोग किसी भी रूल को तोड़ नहीं रहे। इसीलिए ये पैसों का लेन देन चालू रहता है और बाय बाकी 2 स्पॉट्स के लिए बीट्स लेना शुरू कर देता है। जय वापस आता है गुस्से में, लेकिन वो उसे समझाता है कि कोई भी रूल्स ब्रेक नहीं हुआ, और वो सभी को उसके पीछे पीछे लॉ एनफोर्समेंट हॉल जाने का ऑर्डर देता है। सब लोग सहमत हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा होता है कि उन्होंने किसी भी रूल को नहीं तोड़ा है। लेकिन शैन बिल्कुल भी खुश नहीं होता और बाय को गेट की तरफ भेज देता है ताकि उसे जबरदस्ती आउटर सेक्टर का स्टूडेंट बनने पर मजबूर किया जा सके। पर हैरानी की बात यह है कि बाय को असल में गेट के पार धकेला ही नहीं गया, बल्कि चैन खुद दूसरी तरफ था। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बाय का पॉट उसे अपने आप बचा लेता है। चैन वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन सुपरवाइजर उसे बताता है कि वो अपने फैसले पर पीछे नहीं हट सकता। तभी वही अजीब लड़की जो पैसे देकर गेट के पार गई थी, बाय का शुक्रिया अदा करते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। उसका नाम मे होता है। बाय को थोड़ी राहत मिलती है कि वो फायर किचन में रुक रहा है। ग्रुप के सभी लोग हैरान हो जाते हैं जब पता चलता है कि उन्होंने अपने आउटर सेक्टर एंट्री स्पॉट्स बेचकर 200 स्पिरिट स्टोन्स कमा लिया है। अब सब अपने अपने तरीके से सोचने लगता है कि इस पैसे का क्या करे। बाय कहता है कि उसे बस एक उम्र बढ़ाने वाला पिल चाहिए, लेकिन तभी एक अजीब सी ताकत उनके ग्रुप के सभी मेंबर्स को एक एक करके उठा लेते हैं और बताते हैं कि अब उन्हें जबरदस्ती आउटर सेक्टर स्टूडेंट्स बनाया जाएगा। बाय को थोड़े वक्त के लिए फिर से इमॉर्टल ली से मिलवाया जाता है। वो कोशिश करता है उसे समझाने की कि मे बी उसे कोई गलती हो गई है, लेकिन ली उसकी बात को इग्नोर करता है और कहता है कि उसे सख्त ट्रेनिंग करनी होगी, वरना उसे उसके गांव वापस भेज दिया जाएगा। ली के जाने के बाद एक आदमी जिसका नाम यूनफे होता है बाय से मिलता है। बाय हैरान रह जाता है ये देखकर कि आउटर सेक्टर के स्टूडेंट्स के साथ कितना अच्छा बिहेव किया जाता है जब उसे नए कपड़े दिए जाते हैं। यूनफे बताता है कि उसने कभी भी मास्टर ली को किसी पर इतना गुस्सा होते नहीं देखा, और ये मान लेता है कि बाय ने जरूर कुछ नियम के खिलाफ किया होगा। बाय अपनी तरफ से सफाई देता है, लेकिन जब वो ली का नाम कैजुअली लेता है तो फे नाराज हो जाता है। यूनफे बाय को समझाता है कि अब वो एक आउटर सेक्टर का स्टूडेंट है और उसे अच्छे मैनर्स दिखाने चाहिए। ये बात और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि बाय अब एक मेडिकल स्टूडेंट है जो 4 मेन सेक्टर में से एक यानी मेडिसिनल पाथ को फॉलो करता है, और इन सब में से मास्टर ली को सबसे अच्छा लीडर माना जाता है, और इसीलिए यूनफे चाहता है कि बाय उसका सम्मान करे। बाय हैरान और साथ ही मोटिवेट भी होता है क्योंकि इसका सपना है कि वो एक दिन उम्र बढ़ाने वाला यानी लॉन्गेविटी पिल बनाना सीख सके। यूनफे कहता है कि अगर बाय मेहनत करे तो वो एक दिन इतना माहिर हो जाएगा कि कम से कम 1 साल तक अपनी उम्र को बढ़ाने वाले पिल बनाना उसके लिए मामूली बात हो जाएगी। उसके बाद बाय को स्क्रिप्ट पेविलियन ले जाया जाता है जो फायर किचन के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। बाय देखता है कि वहाँ एलिक्सर्स बनाने की कोई किताब नहीं है। यूनफे बताता है कि पहले स्टूडेंट्स को 10 वॉल्यूम्स तक पौधों और स्पिरिचुअल बीस्ट के बारे में सीखना होता है। इसके बाद उन्हें 10 जायंट मॉन्यूमेंट्स का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, तब जाके वो अगले लेवल पर पहुँचते हैं। बाय कुछ स्क्रोल्स को देखता है और यूनफे बताता है कि वो सब सील स्क्रोल्स हैं जो काफी टाइम से यूज नहीं हुए। तभी एक आदमी एक स्पेसिफिक स्क्रोल ढूंढने आता है, लेकिन वहाँ काम करने वाले लोगों को उसका लोकेशन याद नहीं होता। तब बाय आगे बढ़कर डिटेल में उस स्क्रोल का एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है। उस आदमी के एक्साइटेड रिएक्शन को देखकर दूसरे लोग भी बाय से मदद मांगने आता है, और यूनफे को यकीन नहीं होता कि इतने कम समय में बाय को सब कुछ इतने अच्छे से कैसे याद हो गया। बाद में बाय एक स्क्रिप्ट की कॉपी मांगता है और सब लोग हैरान हो जाते हैं जब वो पावर ऑफ इमॉर्टिलिटी सीखने की बात करता है। एल्डर बताता है कि स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिर भी इसे ट्रेन करना बहुत मुश्किल है। बाय को हड्डियों तक छेड़ देने वाली तेज दर्द और भयानक भूख सहनी पड़ेगी। फिर भी बाय पूरा मोटिवेट होता है कि वो इस रास्ते पर चलेगा। अगले दिन बाय जड़ी बूटियों की तलाश में होता है जब उसे चैन मिल जाता है। चैन उससे बदला लेना चाहता है, इसीलिए बाय भाग जाता है और गलती से एक लड़के से टकरा जाता है जो यहाँ 10 जायंट मॉन्यूमेंट्स एग्जाम के लिए आया होता है। बाय को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता और वो सोचता है कि एक अच्छी जगह है छुपने के लिए।
तभी अचानक एक आवाज आती है जो बताते हैं कि एग्जाम टैबलेट एक्टिवेट हो चुका है। चैन अभी भी गुस्से में बाहर इंतजार कर रहा होता है, इसीलिए बाय डिसाइड करता है कि वो ही एग्जाम देगा। उसे बोला जाता है कि एग्जाम शुरू करने के लिए एक सिंबल बनाना पड़ेगा। दूसरी जगह कुछ लोग गॉडेस जो के एग्जाम कंप्लीट करने का जश्न मना रहे होते हैं। इसी दौरान बाय अंत में एक यूनिक सिंबल बनाता है और एग्जाम शुरू हो जाता है। उसे बताया जाता है कि 10,000 पौधों के टुकड़े अलग अलग किए जाएंगे और बाय को उन्हें उनके असली रूप में वापस जोड़ना होगा। जब वो उन्हें उस खरे में डालेगा तब पता चलेगा कि उसने कितने सही जोड़े हैं। खुशकिस्मती से बाय ने हाल ही में पौधों के बारे में पढ़ा था और वो पूरा यकीन के साथ काम शुरू करता है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा होता है वो अगरबत्ती दिखाता है कि समय कम हो रहा है। बाय थक जाता है लेकिन सोचता है कि बस कुछ ही और बाकी है। दूसरी तरफ जो हजारों जानवरों के स्केलेटन्स को असेंबल कर रहे होते हैं और एक दूसरे मॉन्यूमेंट से बाहर निकलते हैं। सब लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं, इसीलिए किसी का भी ध्यान बाय पर नहीं जाता, जो चुपचाप अपने मॉन्यूमेंट से बाहर निकल जाता है। मे उसे देख लेते हैं और बताते हैं कि जिस भी इंसान का स्कोर सबसे ज्यादा होता है उसका सिंबल मॉन्यूमेंट के ऊपर दिखता है। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जो का सिंबल दिखेगा एक बॉटल, क्योंकि उसने 10 में से 9 मॉन्यूमेंट्स में फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है। अगर वो 10th में भी फर्स्ट आए तो ये एक ऐसी बात होगी जो पिछले हजारों सालों में कभी नहीं हुई है। तभी सिंबल दिखाई देना शुरू होता है और कोई कहता है कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि अपनी जिंदगी में डिवाइन कोल्ड्रॉन की आवाज सुनेंगे। बताया जाता है कि डिवाइन कोल्ड्रॉन की आवाज तब आते हैं जब कोई व्यक्ति सभी 10 मॉन्यूमेंट्स में फर्स्ट पोजीशन पाता है। सब लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं कि कुछ लोग तो बेहोश तक हो जाते हैं जब वो इतिहास बनने का इंतजार करते हैं। लेकिन जैसे ही सिंबल दिखाई देता है पूरा सन्नाटा हो जाता है और उस बॉटल के बजाय एक टर्टल का सिंबल दिखता है। सब लोग बिल्कुल हक्का बक्का रह जाते हैं और 22 पल का फायदा उठाकर कोई और बनने का नाटक करता है। वो कहता है कि टर्टल का सिंबल कितना सफाई, स्टाइल और प्यार से बनाया गया है। तभी एक कीन नाम का आदमी जो को बधाई देने आता है, लेकिन जो उसे इग्नोर करके एक और मॉन्यूमेंट के अंदर चली जाती है। कीन सोचता है कि जो उससे नाराज है क्योंकि वो सेलिब्रेशन में लेट आया, लेकिन असल में जो दोबारा वो एग्जाम दे रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो एग्जाम कंप्लीट कर लेते हैं और सोचते हैं कि वो इम्प्रेस्ड है कि कोई उसके पहले वाले 7,000 पौधों का रिकॉर्ड तोड़ गया, लेकिन अब उसने सही तरह से 8,000 पौधों को असेंबल किया है। तभी एक छोटा टर्टल सिंबल फिर से दिखाई देता है और वो हैरान हो जाते हैं कि विनर ने कितने प्लान्स असेंबल किए होंगे। बाय मे को बताता है कि उसे हराने के लिए किसी को 9,000 से ज्यादा प्लान सही जोड़ने पड़ेंगे और लगभग बता ही देता है कि टर्टल असल में वही है, लेकिन वो किसी तरह अपना राज छुपा लेता है। कुछ समय बीत जाता है और पता चलता है कि जो ने लगातार 7 दिन तक टर्टल को हराने की कोशिश की, लेकिन हर बार फेल हो गए। पूरे सेक्टर में लोग सोचने लगते हैं कि टर्टल का मालिक कौन हो सकता है और सब लोग मान लेते हैं कि कोई बुढ़ा, समझदार और एक्सपीरियंस्ड आदमी होगा। बाय सब कुछ सुनता है और सोचता है कि वो एक परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करेगा जब सबके सामने अनाउंस करेगा कि टर्टल उसका सिंबल है, लेकिन उसके ये प्लान को किन बिगाड़ देता है। किन कहता है कि जो भी टर्टल के मालिक को जिंदा या मुर्दा पकड़ के ले आएगा उसे इनाम मिलेगा। जो कोई भी टर्टल के सपोर्ट में होता है उसे हरा दिया जाता है। किन कहता है कि टर्टल ने जो की मेहनत को बर्बाद कर दिया। मे टर्टल को डिफेंड करते हैं, लेकिन तभी बाय उसे बचाता है। थोड़ी देर बाद मे उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि वो टर्टल वाला व्यक्ति उसके लिए एक इंस्पिरेशन बन गई है। उसे पसंद आया कि टर्टल ने जो को ईमानदारी से हराया और वो चाहते हैं कि टर्टल 10 मॉन्यूमेंट्स में फर्स्ट आए और सीक्रेट खजाना जीते। ये पहली बार होता है जब बाय खजाने के बारे में सुनता है और वो मे के साथ टर्टल को चेयर करने के लिए राजी हो जाता है। थोड़े समय बाद बाय मेहनत से पढ़ाई करता है और याद दिलाता है कि उसे ये सीक्रेट सबसे छुपा के रखना पड़ेगा। मे उसके रूम में खाना लेकर आते हैं और स्क्रिप्ट्स देखकर हैरान रह जाते हैं। बाय तब शॉक हो जाता है जब मे उसकी तुलना टर्टल से करते हैं और उसे यकीन होता है कि बाय एक दिन 10 की कंडेंसेशन लेवल्स मास्टर कर लेगा। मे को पूरा यकीन होता है कि बाय एक दिन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट फेज तक जरूर पहुंच सकता है और वो उसे तब फिर से चौंका देते हैं जब वो बताती है कि ये फेज किसी इंसान की जिंदगी के समय को काफी बदल सकता है। वो बताती है कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के 3 प्रकार होते हैं, उसमें से एक इंसान की उम्र को 100 साल तक बढ़ा सकता है और दूसरा उससे भी ज्यादा। बाय समझ जाता है कि ये चीज हासिल करने में उसे काफी टाइम लग सकता है, इसीलिए वो सोचता है कि तब तक के लिए उसे सभी 10 मॉन्यूमेंट एग्जाम पास कर लेना चाहिए। अगर वो खजाना जीत जाता है तो वो उसके सपने को पूरा करने में मदद करेगा। कुछ समय बाद सेक्टर के एक चीफ अपनी नाराजगी दिखाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि लिटिल टर्टल चीटिंग कर रहा है क्योंकि उसने मॉन्यूमेंट्स जो से भी ज्यादा तेजी से पास किया है। ली को लगता है कि शायद उसके पास कुछ ऐसा चीज है जिससे वो ये कर पा रहा है। दूसरा चीफ कहता है कि लिटिल टर्टल की असली पहचान जानने के लिए तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी चाहिए। फिर पता चलता है कि फैक्शंस के बीच एक बड़ी लड़ाई उभर रही है और इसमें कई आम लोग घायल हो रहे हैं। लोग सोचने लगते हैं कि क्या लिटिल टर्टल सच में अच्छाई के लिए लड़ रहा है। सिर्फ कुछ ही महीनों में टर्टल ने 9 मॉन्यूमेंट्स में फर्स्ट पोजीशन हासिल कर लिया है और उसे पकड़ने की सारी कोशिशें फेल हो गई। एक रात बाय आखिरी मॉन्यूमेंट के पास इंतजार करता है और हैरान होता है देखकर कि लॉ एनफोर्समेंट ने इसे छोड़ा हुआ है। वो ध्यान से अंदर जाता है, लेकिन बाहर लोगों का एक बड़ा सा झुंड उसका इंतजार कर रहा होता है। जिन कहता है कि इस बार वो लिटिल टर्टल को भागने नहीं देगा। जो भी वहाँ पहुँचते
है और कहते हैं कि वो सिर्फ ये देखने आए हैं कि टर्टल असल में है कौन। तभी आखिरी मॉन्यूमेंट के ऊपर वे लिटिल टर्टल का सिंबल दिखाई देता है और सब लोग हैरान रह जाते हैं जब एक बार फिर डिवाइन कोल्ड्रॉन की आवाज सुनाई देती है 1000 साल बाद। मॉन्यूमेंट के अंदर एक आवाज बाई को बधाई देती है कि उसने सभी 10 मॉन्यूमेंट्स में पहला पोजीशन हासिल किया है और उसे सुप्रीम खजाना दिया जाता है। मॉन्यूमेंट खुलता है और सब लोग अटैक करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उनका ध्यान एक अजीब टर्टल शेल की तरफ चला जाता है। असल में वो टर्टल शेल बाई का पॉट होता है और सब लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। वो यकीन नहीं कर पाते कि कोई टर्टल इतनी तेजी से भाग सकता है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए सब जोश में होते हैं। मे उन्हें रोक देते हैं, लेकिन तब तक सेक्टर मेंबर्स और लॉ एनफोर्समेंट के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी ली वहाँ जाते हैं और सबको लड़ाई बंद करने का ऑर्डर देते हैं। सब चले जाते हैं और बाई भी निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में गिर जाता है। गिरते वक्त वो अपना सुप्रीम प्राइज एक इमॉर्टलिटी पिल को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन अचानक उसके हाथ से वो पिल गिर जाते हैं और एक जंगली मुर्गी के हाथ लग जाते हैं। बाई शॉक में आ जाता है जब वो देखता है कि वो मुर्गा वो इमॉर्टल पिल निकल जाता है और शानदार तरीके से उड़ भी जाता है। कुछ महीने बीत जाते हैं और बाई बताता है कि लोग अब लिटिल टर्टल कोई क्रिमिनल नहीं बल्कि एक मिस्टीरियस लीजेंड की तरह देखने लगे हैं। अब बाई अपना नॉर्मल काम करता है, बम्बू लगाना। वो बताता है कि उसने अब तक 4th की कंडेंसेशन लेवल तक पहुंच लिया है, पर फिर भी अब तक उसका इमॉर्टल बनने का सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि बाई ट्रेनिंग करता है। सबसे पहले वो अपनी स्किन को रिफाइन करता है, मसल्स और हड्डियों को बार बार टाइट और लूज करता है। ये ट्रेनिंग बहुत दर्दनाक होती है, लेकिन बाई खुद को याद दिलाता है कि उसे सब कुछ सहना पड़ेगा। ट्रेनिंग के बाद वो बेहोश हो जाता है और जब उठता है तो उसे इतनी भूख लगती है जितनी कभी नहीं लगी थी। वो कहता है कि एक आम आदमी तो इस भूख को बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। बाई उस मुर्गे को ढूंढने लगता है जिसने उसका इमॉर्टलिटी पिल निगल लिया था और कसम खाता है कि अब वो पूरे मुर्गे समाज में तहलका मचा देगा और हर एक मुर्गे से बदला लेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाई कीड़े का यूज करके एक मुर्गे को पास के खेत से चकमा देता है। अगली सुबह जो सभी शहर के लोगों को बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि कोई इमॉर्टल मुर्गियां चुरा रहा है। ये आम मुर्गियां नहीं है बल्कि स्पिरिट टेल्ड मुर्गियां है जो मेडिसिन बनाने के लिए काम आते हैं। वो बताते हैं कि एक ही रात में काफी सारे मुर्गियां चुरा लिए गए हैं। वो कहते हैं कि ली अभी गहरी ट्रेनिंग में है और उसे कुछ नहीं पता, इसीलिए वो उसके स्टूडेंट होने के नाते इस मामले को खुद हैंडल करेगी। जो अपना प्रोटेक्टिव पेंडेंट इनाम में देने का वादा करते हैं जो भी उस मुर्गी चोर को पकड़ेगा। बाई समझ जाता है कि अब बात उसके लिए खतरनाक हो सकती है, इसलिए वो तुरंत कुछ करने का फैसला करता है। एक दूसरा आदमी आगे आकर चोर को पकड़ने के लिए प्लान बताता है, लेकिन बाई तुरंत उस प्लान में कमियां बताने लगता है। बाई चाहता है कि जो उस पर भरोसा करे, इसलिए बाई रेकमेंड करता है कि सब लोग मिलकर एक टीम बनाए। वो एक मोटिवेशनल स्पीच देता है और कहता है कि हर कोई मदद कर सकता है, चाहे वो जवान हो या बुजुर्ग, आदमी हो या औरत। जो इतनी इम्प्रेस होते हैं कि वो तुरंत बाई से सहमत हो जाते हैं और घोषणा करते हैं कि बाई स्क्वाड का लीडर बनेगा। उसके ऊपर यकीन करते हुए जो उसे एक रिबन देती है टीम लीडर के रूप में। उस रात बाई सोचता है कि अपने नए पहचान होने के बाद अब उसके लिए मुर्गे चुराना और भी आसान हो गया है और वो एक फार्म की तरफ चला जाता है। जब वो मुर्गा चुरा रहा होता है तो उसे जो की आवाज सुनाई देते हैं जो उसे नाराज होते हैं। बाई को लगता है कि वो पकड़ा गया और सोचता है कि जो उसे जरूर निकाल देगा चोरी करने के लिए। वो दया की भीख मांगने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसे हैरानी होती है जब पता चलता है कि जो तो सिर्फ उन किसानों को राहत रही है जो काम करने के बजाय सो रहे थे। लेकिन उसके बाद वो बाई को देख लेते हैं और नौटंकी करते हुए बाई कहता है कि उसने अपनी ट्रेनिंग छोड़ी सिर्फ चोर को पकड़ने के लिए। वो ये भी कहता है कि वो उस बुरे चोर के सामने टिक नहीं पाया और उसे लड़ते वक्त वो काफी ज्यादा घायल हो गया। बाई पूरी जिम्मेदारी लेता है स्क्वाड लीडर होने के नाते कि वो चोर को पकड़ नहीं पाया। जो उसके बात पर पूरा भरोसा कर लेते हैं। वो कहते हैं कि बाई ही एकमात्र वो इंसान था जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा था और इसी वजह से वो उसके पेंडेंट का सबसे ज्यादा हकदार है। जो उसे कहते हैं कि उसे इतना मेहनत नहीं करनी चाहिए थे और अब उसे आराम करना चाहिए। उसका कहना था कि काश इस सेक्टर में बाई जैसे और भी स्टूडेंट्स होते। आराम करने के बाद बाई अपनी जिम्मेदारी निभाता है। एक तरफ वो चोर पकड़ने वाले ग्रुप का लीडर है और दूसरी तरफ वही असली मुर्गी चोर है। एक रात वो कुछ मुर्गे की हड्डियां गाड़ता है और सोचता है कि फार्म में अब कुछ ही मुर्गियां बचे हैं। तब वो डिसाइड करता है कि अब उसे अपना मिशन और बढ़ाना पड़ेगा और वो दूसरे सेक्टर्स के चिकन फार्म्स की तलाश में निकल पड़ता है। बाई अपनी ट्रेनिंग भी लगातार जारी रखता है। एक रात अचानक उस पर जंगल में से एक हमला होता है। वो अटैक से बच जाता है, लेकिन महसूस करता है कि वो कितना सुस्त हो गया है क्योंकि हर मूवमेंट के बाद उसका सांस फूल जाता है। आखिर में एक अटैक उसे लग ही जाता है, लेकिन बाई खुश होता है क्योंकि वो देखता है कि उसकी स्किन अब कछुए से भी ज्यादा मजबूत हो गई है। आखिरकार मास्टर ली खुद सामने आता है और हैरान हो जाते हैं ये देखकर कि बाई ने कैसे इमॉर्टल स्किन हासिल कर ली और उससे भी आगे बढ़कर आयरन स्किन तक पहुंच गया है। ली को एहसास होता है कि बाई ने इस लेवल तक पहुंचने के लिए काफी दर्द सहा होगा, लेकिन उसे एक बात पर शक होता है। वो कहता है कि सिर्फ दर्द नहीं बल्कि इस प्रोसेस में इंसान को कई बार भूख से भी गुजरना पड़ता है। पर बाई की बॉडी तो एकदम फिट लग रही है। बाई कहता है कि वो बम्बू खाता है ना, इसलिए ऐसा है, लेकिन ली समझ जाता है कि असल में वही है जो मुर्गियां खा रहा था। बाई खुद पर लगाए गए आरोपों को गलत बताता है, लेकिन
लेकिन ली उसकी कोई बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं था। वो उन सारी मुर्गियों की हड्डियों को बाहर निकाल लेता है जो बाय ने जमीन में गाड़ दी थी। बाय चिल्लाता है मदद के लिए क्योंकि उसे लगता है कि ली उसे मार डालेगा, पर ली उसे उठा ले जाता है और छोड़ देता है एक भयंकर जगह में जिसका नाम है वैली ऑफ 10,000 स्नेक्स। बेचारा बाय घूर घूर कर ली से रिक्वेस्ट करता है कि उसे वापस ले जाए। वो समझाने लगता है कि उसने सभी स्पिरिट टेल चिकन्स इसलिए खाए क्योंकि वो भूखा था। बाय वादा करता है कि अब से वो सुधर जाएगा, लेकिन ली आके कहता है कि क्या वो एक महान मुर्गी चोर पर भरोसा कर सकता है। फिर ली समझाता है कि उनके सेक्टर में एक इंटरनल कंपटीशन होने वाला है। बाय को टॉप 5 में आना ही पड़ेगा, वरना उसे हमेशा के लिए इसे सांपों वाली घाटी में छोड़ दिया जाएगा। बाय थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन सांपों का डर उसे हाँ कहने पर मजबूर कर देता है। घर लौटकर बाय बताता है कि उसने अपने तलवार को 3 बार स्पीड रिफाइन किया है, जिससे उसकी स्पीड और पावर दोनों काफी बढ़ गई है। वो ये भी बताता है कि उसने अपना प्रोटेक्टिव पेंडेंट भी लेवल अप कर दिया है और अब वो की कंडेंसेशन के 5th लेवल तक पहुंच चुका है। लेकिन उसे पता है कि कंपटीशन टफ होगा। बाय कुछ ऐसे किताबें पढ़ने लगता है जो बहुत हैरान कर देने वाली चीजों से भरे हुए हैं। उसका मानना है कि ये बाकी लोगों की समझ से बाहर होगा और उसे एक नया आइडिया मिलेगा। पहला कॉन्सेप्ट होता है लाइटनेस एंड वेट, जिसका प्रैक्टिस करने के लिए वो एक पानी का टैंक उठाता है, लेकिन पहली बार वो फेल हो जाता है। लेकिन और प्रैक्टिस के बाद वो समझ आता है कि उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अच्छे से कंट्रोल करना होगा। बाय इसमें सफल हो जाता है, लेकिन जब वो थ्रोट लॉक नाम का एक अटैक ट्राई करता है तो पता चलता है कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अभी भी काफी नहीं है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसे कुछ बैम्बू बेचकर ऐसे एलिक्सर्स खरीदने चाहिए जो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को बूस्ट कर सके। कुछ समय बाद बाय फिर से ट्रेनिंग करता है और आखिरकार वो पानी का टैंक उठा लेता है, लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और समझ जाता है कि अगर वो कंपटीशन में टॉप 5 में नहीं आया तो उसे वापस सांपों के पास भेज दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि वो कभी इमॉर्टल नहीं बन पाएगा। अगली सुबह बाय उठता है और देखता है कि उसके छत में एक बड़ा सा छेद है, लेकिन उसे लगता है कि ये किसी छोर का काम नहीं है क्योंकि उसके पास चुराने लायक कुछ होना भी तो चाहिए। फिर उसे याद आता है कि नींद में ही उसने वो थ्रोट लॉक मूव कर लिया था। ये याद आते ही उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि वो कंपटीशन में सबको हरा सकता है। जब कंपटीशन का दिन आया, वहाँ हमें पता चलता है कि बाय के पहले ट्रायल का सुपरवाइजर फेंग भी कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। इस वक्त एक लड़की फे आती है जिसे काफी पावरफुल माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो फर्स्ट पोजीशन ले लेगी, जबकि कुछ लोग का मानना है कि फेंग जीतेगा क्योंकि वो भी लेवल 5 की कंडेंसेशन के पीक पर है। कंपटीशन शुरू होने वाला होता है, लेकिन इमॉर्टल ली अब तक नहीं दिख रहे थे। दूसरी जगह बाय खुद पर प्राउड फील करता है क्योंकि उसने फाइनली एक लॉन्गिटिविटी पिल और कुछ प्रोटेक्शन चार्म्स खरीद लिया है जो उसके जिंदगी बचाने में मदद करेंगे लड़ाई के दौरान। लेकिन इमॉर्टल ली उसे डांटने लगता है क्योंकि वो ऑलमोस्ट लेट हो गया था और तुरंत उसे टेलीपोर्ट करके कंपटीशन के मैदान पर छोड़ देता है। बाय सबके सामने गिरता है और चीख कर ली से कहता है कि वो भी रेडी नहीं है। फे उसे उठने में मदद करते हैं और बाय डिसाइड करता है कि जब वो यहाँ आ ही गया है तो रुक ही जाता है। फेंग उसे ध्यान से देखता है और हैरान होता है कि बाय सिर्फ आधे साल में इतनी प्रोग्रेस करके कंपटीशन तक पहुँच गया है। बाय एक्साइटमेंट में सबसे पहले लड़ना चाहता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि सभी कंटेस्टेंट्स नंबर निकालेंगे ताकि डिसाइड हो सके कि कौन किस राउंड में किससे लड़ेगा। बाय फिर तुरंत अपना मन बदल लेता है और रिलीफ फील करता है कि उसका मैच लास्ट में है, लेकिन उसे ये भी समझाया जाता है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसका ओपोनेंट कौन होगा। कंपटीशन शुरू होता है और कॉन्टेस्टेंट 1 और 2 के बीच पहला मैच होता है। सब लोग पावरफुल फाइटर्स को देखकर दीवाने हो जाते हैं। कुछ देर बाद चैन जीत जाता है। कंटेस्टेंट 3 और 4 का मैच होता है और उसकी धुलाई देखकर बाय शॉक हो जाता है, जिसके बाद वो जल्दी से अपने टेलिस्मन्स लगा लेता है ताकि प्रोटेक्शन मिल सके। आखिर में फेंग का फाइट होता है और वो सबको हैरान कर देता है क्योंकि वो सिर्फ एक ही अटैक में अपना मैच जीत जाता है। फिर भी अपने फाइट में सबको इम्प्रेस करते हैं जब वो बड़े ही सुंदरता के साथ हर अटैक को डॉज करते हैं और आखिर में एक स्मोक स्क्रीन का यूज करके अपने ओपोनेंट को हरा देते हैं। थोड़ी देर बाद बाय की बारी आती है और हम देखते हैं कि वो फाइट से भागने की कोशिश कर रहा है। ली उसे पकड़ लेता है और जब बाय बाथरूम जाने का बहाना बनाता है तो ली कहता है कि कुछ देर अंदर ही रखो। बाय का ओपोनेंट उसके चलने के स्टाइल को देखकर कहता है कि ये कोई कुकिंग कंपटीशन नहीं है, लेकिन बाय बताता है कि उसके चलने का तरीका एक डिफेंसिव मूव है जो तुम्हारे जैसे कमजोर लोग नहीं समझ सकते। उन्हें फाइट स्टार्ट करने को कहा जाता है। बाय अपने ओपोनेंट से कहता है कि थोड़ा नरमी से फाइट करे, लेकिन उसका ओपोनेंट कोई भी दया नहीं दिखाता। बाय का वेपन उसके हाथ से गिर जाता है और जब वो खुद को चेक करता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगे, तब उसे पता चलता है कि उसका ओपोनेंट ऑलरेडी बेहोश है। एक छोटा सा फ्लैशबैक होता है जिसमें दिखाया जाता है कि बाय का शॉक होना है असल में इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने बिना कुछ किए ही अपने ओपोनेंट को हरा दिया और बाय को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। अभी तुम लोग ही बताओ कि इस सीरीज को कंटिन्यू करो कि नहीं। एंड 500 कमेंट्स का टारगेट रखते हैं, वो सभी पूरा कर देना। अगर तुम्हें पार्ट 2 चाहिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाकी मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और नए वीडियो में।